अगर आपने भी टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं या टीचिंग एग्जाम्स जैसे सीटेट, एचटेट, रीट, यूपीटेट या DSSB जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं और आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखे हैं तो आपको कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिले होंगे। तो ये क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स साइंस के किस चैप्टर से रिलेटेड हैं, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली और कम टाइम के अंदर टिप्स और ट्रिक्स के साथ कैसे इनको सॉल्व किया जाए। और आज की इस वीडियो में हम वही सारे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं और साइंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से हर बार आपको 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे और इस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में। फोर्स चैप्टर को पढ़ते हुए सबसे पहले तो हमें फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। फोर्स यानी कि बल, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ पुश और अ पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना फोर्स कहलाता है और उसी फोर्स यानी कि बल के कारण हम किसी भी चलती हुई चीज को रोक सकते हैं, किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकते हैं या किसी चलती हुई चीज को हम उसके डायरेक्शन मोड़ सकते हैं, किसी भी चीज की हम शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फोर्स होता है वो मोशन, रेस्ट या किसी चीज के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जो फोर्स होता है, अब देखिए जैसे यहाँ पर ये बच्चा इस वॉल को पुश कर रहा है, अब कितने फोर्स के साथ किस डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है ये मैटर करता है। अब देखिए फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर का यूज किया जाता है, वैसे ही फोर्स को मेजर करने की SI यूनिट न्यूटन होती है जिसको N से डिनोट किया जाता है और 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन होते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे फोर्स के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें। नेक्स्ट है फोर्सेस के कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला हर डायरेक्शन से जो लगने वाला फोर्स वो इक्वल है, जैसे इस बॉक्स पे लगने वाला इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से लगने वाला भी फोर्स 2 न्यूटन है, यानी कि इक्वल फोर्स लग रहे हैं और उस इक्वल फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि अपनी उसी जगह पे है, उसी पोजीशन में है जहां पर ये फोर्स लगने से पहले था। तो इस टाइप के फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस बोला जा सकता है। इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होता है, बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर जिस स्पीड के साथ वो चल रही थी उस स्पीड में रहने वाली है। यहां से रिलेटेड आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं? अगर किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स एक डायरेक्शन से तो ज्यादा हो और दूसरे डायरेक्शन से कम हो, जैसे इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन है और उस साइड से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो हम उसको 0 न्यूटन मान सकते हैं। या फिर इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यानी कि ये दोनों इक्वल फोर्सेस नहीं है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण जो बॉडी होती है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होती है, यानी कि रेस्ट में है तो मोशन में आ सकती है, मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, या उसकी जो है डायरेक्शन वो चेंज हो सकती है, यानी कि उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, यहां से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे यहां पर यही हम बात कर रहे थे कि इस डायरेक्शन से 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है? 5 - 2 = 3 न्यूटन इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्सेस के कांटेक्ट के ऊपर बेस्ड टाइप्स और पहला टाइप है कांटेक्ट फोर्सेस। अब देखिए फोर्स लगाने में 2 बॉडीज शामिल हैं, एक तो फोर्स लगाने वाली बॉडी और एक जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है उस बॉडी के बारे में। और अगर उन दोनों बॉडीज के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है तो उनको कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, अब उन बॉडीज के बीच में, अगर उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है तो वो कांटेक्ट फोर्सेस कहलाते हैं।
जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारी मसल्स की वजह से लगने वाला फोर्स मस्कुलर फोर्स कहलाता है और फ्रिक्शन के कारण लगने वाला फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। अब देखिए जैसे मस्कुलर फोर्स, अब इस बॉक्स के ऊपर ये बच्चा अपनी मसल्स की वजह से फोर्स लगा रहा है, यानी कि इस बॉक्स और इसकी बॉडी में डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसलिए इसको मस्कुलर फोर्स बोला जाता है। जैसे आप दिन भर में बहुत सारा मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी चीज को पुश करना, पुल करना, किसी चीज को उठाना, उठा के कहीं रखना, तो ये सारा मस्कुलर फोर्स होता है और वो कांटेक्ट फोर्स होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, जब भी किसी दो कांटेक्ट के बीच में, दो सरफेसेस के बीच में उनके कांटेक्ट के अकॉर्डिंग कोई फोर्स होता है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स होता है, उसी को हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। और वहां पर दोनों सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसीलिए उसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। जैसे जब आप किसी भी टेबल के ऊपर रखी हुई बुक को ऐसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है और वो कांटेक्ट फोर्स होता है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देखने को मिलेगा, चार एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे, चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा मस्कुलर फोर्स है या कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स है। सेकंड है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है यानी मैग्नेट के कारण लगने वाला फोर्स। अब जो एक मैग्नेट होता है वो बहुत दूर से ही किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है या रिपेल कर सकता है, ठीक है, यानी कि बहुत दूर, जब उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं है तब भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर उस मैग्नेट का अफेक्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है तो उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे बिजली भी दूर से ही किसी चीज को खींच लेती है, या फिर आपने बचपन में बहुत बार ये एक्टिविटी की होगी, किसी बलून के कारण या किसी कॉम्ब के कारण आपके जो हेयर होते हैं वो दूर से अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के बाद भी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि चार्जेस का फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं और वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की जो पावर है, उसकी जो ग्रेविटी है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो बहुत दूर वाली चीजों को भी अपनी तरफ खींच लेती है, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। और ये जो यूनिवर्स में लगने वाले कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, चार आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें पूछ लिया जाएगा कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, या फिर कौन सा नॉन कांटेक्ट फोर्स वहां पर होने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जो हमारे न्यूटन साहब हुए हैं हमारी साइंटिफिक हिस्ट्री में बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट सर इसाक न्यूटन, उन्होंने मोशन के 3 लॉज के बारे में बताया है। और जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड रिमेन इन मोशन एंड इन द सेम डायरेक्शन until and unless an unbalanced and external force is applied on it। किसी भी बॉडी पर जब तक कोई एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो बॉडी अपनी उसी पोजीशन में रहेगी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और जिस डायरेक्शन में वो जा रही है सेम उसी डायरेक्शन में वो चलती जाएगी अगर उसके ऊपर अनबैलेंस्ड यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और इस फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। जो इनर्शिया होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी कि कोई भी चीज
तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। यानी किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो हमेशा ही रेस्ट में रहेगी। ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे टेबल पे रखी हुई बुक, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, पुश नहीं करोगे, पुल नहीं करोगे, वो अपनी उसी पोजीशन में रहने वाली है, जिसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप टेबल पे रखे हुई इस क्लॉथ के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हो और आप एकदम से उस क्लॉथ को खींच लेते हो, तो ये जो कप है और जो प्लेट है वो अपनी उसी पोजीशन पे रेस्ट पे रहने वाली है, क्योंकि इनके ऊपर आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है। और ये जो कार है जो चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद ही, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही रुकेगी। अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया गया है तो वो नहीं रुकने वाली है जब तक उसके अंदर फ्यूल है। तो कोई भी चलती हुई जो बॉडी होती है, जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे वो मोशन में ही रहेगी। इसको इनर्शिया ऑफ मोशन बोला जाता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जब भी आप किसी गाड़ी में बैठे और वो गाड़ी चल रही है, और इसका मतलब जब गाड़ी चल रही है तो आपकी बॉडी भी उस टाइम उतनी ही स्पीड के साथ चल रही है जिस स्पीड के साथ गाड़ी चल रही है। और एकदम से जब ब्रेक लगा दिए जाते हैं तो आप आगे की तरफ झुकते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि जैसे गाड़ी चल रही थी तो आपकी बॉडी भी चल रही थी, एकदम से गाड़ी को तो ब्रेक लगे, लेकिन उस टाइम आपकी जो बॉडी है वो मोशन में ही है, और मोशन के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आप आगे की तरफ झुकते हो। ऐसे ही जब गाड़ी चलती है तो पीछे की तरफ झुकते हो, और जिस भी डायरेक्शन में वो मुड़ती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आप झुक जाते हो। ये हमारा इनर्शिया होता है। और ये हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है कि किसी डायरेक्शन में आप झुक जाते हो। ठीक है, जैसे कोई भी जो आइस स्केटर होता है वो उसी डायरेक्शन में घूमता रहेगा अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। कोई भी घूमती हुई चीज, जैसे ये आइस स्केटर है, ये घूमता हुआ रुक जाता है क्योंकि उसके ऊपर एयर के कारण लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है एयर रेजिस्टेंस होता है, इसलिए वो रुक जाता है। और उसके शूज और आइस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, इस वजह से भी वो रुक जाता है। अब देखिए, a rocket continues moving forward in space unless a force acts against it। अब कोई भी आसमान में जाता हुआ ऑब्जेक्ट, जैसे रॉकेट जा रहा है तो वो जाता ही रहेगा अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तीन इनर्शियास होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। किसी भी बॉडी का मास उसका इनर्शिया होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होता है, यानी कि उतना ओपोज करती है वो बॉडी। जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और उसकी स्टेट को चेंज करने में उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होता है। तो हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म है लीनियर मोमेंटम। अभी लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी की मोशन की क्वांटिटी को लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। लीनियर मोमेंटम को साइंस में P से डिनोट किया जाता है, और लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और उसकी वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम उसके लीनियर मोमेंटम को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे P इज इक्वल्स टू m इंटू V। SI यूनिट क्या होती है लीनियर मोमेंटम की? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रही है, स्पीड की जो डायरेक्शन है वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब उसके बाद जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम। किसी बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू m इंटू V, यानी कि उसका मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। और किसी बॉडी का जब आप लीनियर मोमेंटम चेंज कर रहे हो, यानी कि लीनियर मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल्स टू m इंटू V। किसी भी बॉडी का मास तो आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी, तो उसकी वेलोसिटी ही आप चेंज कर रहे हो। और वेलोसिटी कब चेंज कर पाओगे आप? जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाओगे। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला फोर्स उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज के इक्वल होता है। जैसे एक बॉडी है आपके पास 10 kg की और उसकी स्पीड है
2 मीटर पर सेकंड। एक बॉडी है आपके पास 20 kg की और उसकी भी स्पीड आपके पास 2 मीटर पर सेकंड है। अब इन दोनों चलती हुई बॉडीज को आपको रोकना है। अब ज्यादा आपको फोर्स कौन सी बॉडी पे लगाना पड़ेगा? इस बॉडी पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जितना ज्यादा मास होता है उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी का जो मास है उसी के जितना उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। और किसी बॉडी में कितना मोमेंटम हमें चेंज करना है। जैसे अभी कोई भी बॉडी 10 kg की है और उसकी स्पीड इस टाइम 10 किलोमीटर पर आवर है और उसकी स्पीड को हमें 2 किलोमीटर पर आवर अगर करना है तो उतना ही फोर्स हमें उसके ऊपर लगाना पड़ेगा। यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? यानी कि उसकी स्पीड को हम चेंज करना चाहते हैं, या तो इंक्रीज करना चाहते हैं या तो डिक्रीज करना चाहते हैं, यानी कि उसके अंदर हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम यानी कि एक्सेलरेशन। तो क्या हम फोर्स को यहाँ पर मास इंटू एक्सेलरेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल हम यहाँ पर बोल सकते हैं। तो देखिए एसआई यूनिट क्या होती है लीनियर मोमेंटम की? वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और फोर्स की तो हमें पता है कि न्यूटन होती है, और जो एक न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन होता है, यानी कि 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, या फिर 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी, कुछ ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब हमारे पास यहां से न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास फोर्स की क्या वैल्यू आई है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ सिंपली हमें क्या बताता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला हो सकता है? A इज इक्वल्स टू F अपॉन M, जो आपको यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहां पर हो जाता है। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? तो ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के प्रति ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है। किसी की पिटाई करके देखिए, आपको उतनी ही पिटाई फ्री में देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर ये जो ए बॉडी है ये बी के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो उतना ही फोर्स ये बी भी ए के ऊपर लगाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे दो बॉडीज हैं ए और बी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं, ठीक है। ए के द्वारा लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में है तो बी के द्वारा लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। अभी आप इसी टाइम अपने हैंड को वॉल पे मार के देखिए, जितना जोर से आप वॉल के ऊपर मारोगे उतना जोर का दर्द आपके हैंड में भी होगा, क्योंकि फोर्स तो आपने वॉल के ऊपर लगाया है, उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स वो वॉल आपके हैंड पे लगाएगी। और इसी को न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोला जाता है। जब भी आप पानी में डाइव करते हैं या फिर आप देखते होंगे कि जब भी आप कमर के बल पानी में कूदते हैं तो उस टाइम आपको बहुत पेन होता है, क्योंकि जितना आपका मास होता है, जितना आपका वेट होता है, जितना फोर्स आप पानी के ऊपर लगाते हैं उतना ही फोर्स पानी आपके ऊपर लगाता है। इसलिए उस स्विमिंग के बाद आपकी बॉडी रेड हो जाती है। तो जो न्यूटन लॉ होता है वो यूनिवर्सल नहीं होता, यानी कि सेम ये वाला रूल पूरे यूनिवर्स में अप्लाई नहीं होता है, हर चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। या तो जब बॉडी की स्पीड लाइट जितनी होती है, या फिर बहुत ही एटॉमिक लेवल की बॉडीज जो बहुत छोटी छोटी बॉडीज होती है, वहां पर ये लॉ फेल हो जाता है, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं होता। और कहां पर नहीं लगता है? यहां पर नहीं लगता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, when external force is acting on a system is zero, the total linear momentum of the system remains constant। अगर किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अगर किसी भी बॉडी पे, किसी भी चलती हुई बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा।
अब जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर ये जो दो बच्चे हैं वो रस्सी के साथ खेल रहे हैं, एक बच्चा उस रस्सी को उस डायरेक्शन में खींच रहा है, एक बच्चा उस रस्सी को उस डायरेक्शन में खींच रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो ये थी हमारी वीडियो फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, और यहाँ पर हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में भी स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे अगले टॉपिक्स जैसे इंपल्स और दूसरे और टॉपिक्स के बारे में।